हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का भरपूर इस नए विषय की सीरीज में, यानी कि विज्ञान की सीरीज में। क्लास 11th की एनसीईआरटी का हमारा ये 8वां चैप्टर अभी चल रहा है। देन हमने इसमें पिछले 3 कक्षाएं देख चुके हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि कोशिका जीवन की इकाई होती क्या है, कोशिका का इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, ये सब हमने देखा था। फिर हमने दूसरी क्लास में देखा था कोशिका सिद्धांत। तीसरी क्लास में हमने देखा था कोशिका के प्रकार, यानी कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो मुख्य रूप से कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है। पहला होता है उनका प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। इन्हीं 2 प्रकार के आधार पर पूरी बायोलॉजी को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसके बाद आज हम देखेंगे कोशिका की आकार की, यानी कि कोशिका के सारे अंग के बारे में देखेंगे। आकार की का मतलब कि क्या होता है मॉर्फोलॉजी का, कि शरीर के अन्य हिस्सों के, शरीर के जो अन्य अंग होते हैं उनके आकार का, उनकी आकृति का अध्ययन करना। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे, देखेंगे, जानेंगे। तो ये जिनका साइंस से कोई नाता नहीं है उनके लिए भी ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप भविष्य में पेरेंट्स बनने वाले हैं तो आपके लिए ज्यादा परेशानियां नहीं आएंगी उनके देखभाल में। ठीक है, तो आइए बिना कुछ देरी किए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अगला हमारा जो चैप्टर रहेगा वो जीवाणु का रहेगा, कि कैसे हमारे एंजाइम बनते हैं, कैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सब का निर्माण होता है। तो आइए बिना कुछ देरी किए हम अपने इस नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, यानी कि कोशिका की मॉर्फोलॉजी। पूरे यूट्यूब पर अनेक प्रकार के सेल बायोलॉजी को अनेक प्रकार से पढ़ाया गया है, लेकिन ये वाला जो कंटेंट है ये सबसे बेहतर है। ये ना सिर्फ क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए है, बल्कि जो भी पढ़ना चाहे, जिसको साइंस से कोई मतलब नहीं है, जिसको बायोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, वो भी इसे आसानी से पढ़ सकते हैं और इसके बाद लगेगा कि हाँ, साइंस बहुत ही हमारे जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए बिना कुछ देरी किए हम अपने इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। कोशिका की आकार की देखेंगे सबसे पहले। इससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने देखा क्या क्या है अभी तक। तो ये है हमारा अध्याय 8, ये है हमारा अध्याय 8, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि कोशिका जीवन की इकाई। कोशिका जीवन की इकाई, यानी कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये सब हम देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा है कि कोशिका क्या होती है। ठीक है, तो कोशिका क्या होती है, जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिका क्या है ये हमने देख लिया है पूरे एक लेक्चर में। फिर दूसरे लेक्चर में हमने देखा है कोशिका सिद्धांत, यानी कि सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत देखा है हमने कि कोशिका सिद्धांत दिया किसने है, कौन कौन से वैज्ञानिक आए, सभी ने कौन कौन सी कोशिकाएं खोजी, इन सब के बारे में हमने ये भी देख लिया है कि कोशिका सिद्धांत क्या है। फिर तीसरा हमने देखा था कोशिका के प्रकार। इन कोशिका के प्रकार की वजह से, कोशिका के प्रकार क्यों अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं को विभाजित किया गया है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर जीवों की विविधता ही इतनी होती है कि अन्य अनेक प्रकार के जीव भी पाए जाते हैं। कुछ एकोशिकीय होते हैं, कुछ बहुकोशिकीय जीव होते हैं। इसलिए कोशिकाओं को, पूरी सेल बायोलॉजी को इन 2 भागों, यानी कि 2 कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। तो कोशिका के प्रकार देखा है हमने। इसके बाद कोशिका के प्रकार के बाद हमने क्या देखा है, यहाँ पर पेन नहीं चलता है। कोशिका के प्रकार के बाद आज हम देखेंगे कोशिका की आकार के, यानी कि कोशिका के आकार के को हम क्या बोलते हैं, कोशिका अंग भी बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोशिकांग, यानी कि ऑर्गेन सेल। कि कौन कौन से ऑर्गेन सेल मिलते हैं कौन कौन से कोशिकाओं में। ठीक है, तो आइए बिना कुछ देरी किए हम अपने नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। कोशिका की आकार की क्या होती है। सेल जीवन की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन इसकी आकार और आकृति जीव के प्रकार और कार्य और पर्यावरण, जीव के प्रकार, उसके कार्य और पर्यावरण के अनुसार काफी भिन्न होती है। यानी कि किसी भी जीव की जो कोशिका होती है
उसके आकार की सभी कोशिकाओं का जो आकार होता है वो जीवों के आधार पर अलग अलग होता है। लेकिन अलग अलग क्यों होता है? एक तो जीवों का प्रकार उस पर निर्भर करेगा कि किसी भी कोशिका का जो शेप होगा, किसी भी सेल का जो शेप होगा, उसकी आकृति होगी, वो किस पर निर्भर करती है? एक तो जीवों के प्रकार पर कि जीवों का प्रकार कैसा है, दूसरा उनका कार्य और वो किस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, किस वातावरण में रहते हैं, किस एनवायरमेंट में रहते हैं, उससे भी फर्क पड़ता है। किसके? एक तो जीव के प्रकार के माध्यम से कि कोशिका किस प्रकार की होगी, फिर कार्य और पर्यावरण के अनुसार काफी भिन्न होती है। ये कोशिकाएं भिन्न क्यों होती है? कार्य, उनकी जगह है और उनका पर्यावरण के माध्यम से वो भिन्न होती है। कोशिका जितनी छोटी दिखती है उतनी ही अद्भुत विविधता अपने अंदर समेटे हुए है। कोशिका जितनी भी छोटी होती है, मान लो कि कोई माइक्रोस्कोपिक, कोई मिलीमीटर की भी कोशिका होती है, माइक्रोमीटर की भी कोशिकाएं होती है, वो उतनी ही अद्भुत होती है। उसके अंदर भी केंद्रक पाया जाता है, उसमें भी गुणसूत्र होते हैं, उसमें भी डीएनए होते हैं, उसमें भी राइबोसोम होते हैं, लाइसोसोम होते हैं, गोल्जिकाए होते हैं, गोल्जी बॉडी, सभी जितने भी अंग होते हैं वो सभी किसमें पाए जाते हैं? कोशिका में पाए जाते हैं। ठीक है। कोशिका की जो आकार की होती है वो दो हिस्सों में बांटते हैं हम। कोशिका की भी जो मॉर्फोलॉजी होती है उसकी आकार की होती है, उसको दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला तो कोशिका का आकार, कि कोशिका का आकार कैसा है, कोशिका का साइज कैसा है। दूसरा कोशिका की आकृति, पहले तो हो गया उसका साइज कि वो बड़ी है या छोटी, दूसरा हो गया कि उसका शेप कैसा है, उसका शेप स्क्वायर है या फिर सर्कल है या फिर क्यूबॉइडल है या फिर लीनियर है, कैसा शेप होगा कोशिका, उसके आधार पर भी हमने दो भागों में इसकी मॉर्फोलॉजी को डिवाइड किया है। अब देखते हैं हम कोशिका का सबसे पहले आकार देख लेते हैं। कोशिकाओं का आकार माइक्रोस्कोपिक से लेकर मिलीमीटर स्तर तक भिन्न भिन्न होता है। कोशिका का जो आकार होता है, हमारी सेल का जो आकार होता है, वो माइक्रोमीटर से लेकर कई मीटर तक हो सकती है। कोशिका का आकार उसके कार्य पर निर्भर करता है। कौन सी कोशिका कितनी छोटी होगी, कितनी बड़ी होगी, वो उसके कार्य पर डिपेंड करता है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? हमारी माइकोप्लाज्मा। ये माइकोप्लाज्मा किसकी होती है? तो आकार क्या होता है इसका? 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर तक, इतनी छोटी कोशिका होती है। कौन सी? ये रही माइकोप्लाज्मा। देखना, इसमें भी राइबोसोम है, ठीक है, जो प्रोटीन का निर्माण होता है उसमें, इसमें भी डीएनए होता है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है लेकिन फिर भी डीएनए होता है। उसमें भी क्या होता है? सोलुलर प्रोटीन, यानी कि उसमें प्रोटीन का निर्माण भी होता है, आरएनए भी होता है, और लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन, यानी कि इसमें भी एक मेम्ब्रेन होती है। किसकी? लाइपोप्रोटीन की, लाइसोसोम में। बिना कोशिका भित्ति का सूक्ष्म जीव होता है। ये जो कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा, इसका साइज देखना कितना है, 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर तक इसका साइज होता है। और क्या हुआ इसकी स्पेशलिटी की बिना कोशिका भित्ति वाला सूक्ष्म जीव होता है। इसमें कोई कोशिका भित्ति नहीं होती है, सेल वॉल इसमें नहीं होती है। बहुत छोटे होने के बावजूद स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकता है। ये कोशिका सबसे छोटी है लेकिन स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकते हैं ये। फिर सबसे बड़ी कोशिका, इसे जीवन की न्यूनतम सीमा माना जाता है। ये जीवन की न्यूनतम सीमा है। ये बिंदी भी काफी बड़ी हो गई है, इतनी छोटी है कि वो हमें दिखाई भी नहीं देती है। फिर सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा, यानी कि ऑस्ट्रिच एग। ये क्या होती है? इसका आकार कितना होता है? लगभग 170 मिलीमीटर या फिर 17 सेंटीमीटर होता है। एकल कोशिका होती है ये, दुनिया की आंखों से दिखने वाली सबसे बड़ी कोशिका होती है। ये जो कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, ये सबसे बड़ी कोशिका होती है, दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका होती है, लगभग 17 सेंटीमीटर तक की। इसके बाद मानव शरीर की सबसे विशिष्ट कोशिका, यानी कि मानव शरीर की विशिष्ट सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन। लगभग 1 मीटर लंबा, शरीर का सबसे लंबी कोशिका जो न्यूरॉन सेल होती है, ये यहाँ पर, ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, जो कहाँ पर मिलती है? हमारे सीएनएस में मिलती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मिलती है, हमारे पीएनएस में मिलती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मिलती है। ये तंत्रिकाएं क्या करती है? हमें सूचनाएं प्रदान करती है। हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शन होते हैं वो ब्रेन को मैसेज करती है, शरीर से सूचना ले जाकर ब्रेन को देती है, ब्रेन उसके बाद रिएक्शन करता है। ठीक है, तो ये तंत्रिकाओं का काम है। ये मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है।
इसके बाद मांसपेशी कोशिका लंबी धागे नुमा होती है। ये कैसी होती है? सबसे लंबी, यानी कि 1 मीटर तक हो सकती है ये। मसल सेल लंबी धागे नुमा होती है। और दूसरा अंडाणु ओवम जो होती है वो कैसी होती है? महिलाओं की सबसे बड़ी कोशिका होती है 0.1 मिलीमीटर तक। ठीक है, ये जो ओवम होता है ये कहां पर होता है? फैलोपियन ट्यूब और यूटेरस ओवरी में। ठीक है, महिलाओं की सबसे बड़ी कोशिका यानी कि मानव की सबसे बड़ी कोशिका होती है। फिर पौधों की कोशिकाओं में क्या है? सामान्य आकार को 10 से 100 माइक्रोमीटर तक होती है पौधे की कोशिकाएं। वैक्यूल की वजह से उनमें बड़ा आयतन दिखाई देता है, उनमें वैक्यूल्स होता है, उसकी वजह से कोशिकाओं का बड़ा आयतन दिखाई देता है। फिर है बैक्टीरिया। आकार कैसा होता है बैक्टीरिया का? 1 से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक होता है। छोटे लेकिन तेजी से विभाजित होने वाले जीव। बैक्टीरिया भी क्या है? कोशिका में आते हैं, छोटे होते हैं लेकिन तेजी से इनमें विभाजन होता है। जैसे कि दही के जो बैक्टीरिया होते हैं, दही लगभग 7 से 8 घंटों में जम जाता है, लेकिन उसे 24 घंटे तक छोड़ दिया जाए तो उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो अत्यधिक बढ़ जाते हैं, वो तेजी से विभाजन करते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कोशिका का आकार कैसा होता है। सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? माइकोप्लाज्म होती है, यानी कि पृथ्वी पर सबसे स्वतंत्र जीव, सबसे छोटा लेकिन सबसे स्वतंत्र जीव, जीवन की न्यूनतम इकाई से माना जाता है। इसके बाद सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा, यानी कि हमारी आंखों से देखा जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका, यानी कि सबसे बड़ी कोशिका। मानव शरीर की विशिष्ट सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? पहली तो है न्यूरॉन। ये मानव शरीर की विशिष्ट बड़ी कोशिकाएं, यानी कि मानवों में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन कौन सी होती है? तो पहली तो होती है हमारी न्यूरॉन, जो लगभग 1 मीटर लंबी होती है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कहलाती है ये वाली न्यूरॉन। ये न्यूरॉन यहां तक जुड़ती है, फिर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ जाते हैं डेंड्राइट के द्वारा। मसल सेल मांसपेशी कोशिकाएं कैसी होती है? लंबी धागे नुमा होती है। अंडाणु जो होता है ये 3 कोशिकाएं सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है मानव में पाई जाने वाली। सबसे पहले तो होती है न्यूरॉन, जो महिला पुरुष दोनों में मिलता है। तंत्रिका कोशिका लगभग 1 मीटर लंबी होती है। फिर दूसरी होती है मसल सेल, ये भी महिला पुरुष दोनों में पाया जाता है, लंबे धागेनुमा मांसपेशी कोशिका होती है। ये केवल महिलाओं में पाया जाता है उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ओवरी के अंदर। महिलाओं की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? ओवा। ओवम भी बोलते हैं, ओवा भी बोलते हैं, अंडाणु भी बोलते हैं। पौधों की सबसे लंबी कोशिकाएं, यानी कि पौधों की बड़ी कोशिकाएं कौन कौन सी होती है? तो सामान्य आकार पौधों में तो विशेषकर बड़ी कोशिकाएं पाई जाती है 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक। वैक्यूल की वजह से इनका आयतन बड़ा दिखता है। फिर आती है बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया में क्या होता है? 1 से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक सबसे छोटी कोशिकाएं होती है। सबसे छोटी होती है लेकिन तेजी से विभाजन करते हैं बैक्टीरिया। उसके बाद क्यों भिन्न होता है कोशिका का आकार? इनका आकार भिन्न क्यों होता है? किस कारण की वजह से इनका आकार भिन्न होता है? तो कोशिका का आकार उसकी निम्न जिम्मेदारियों पर निर्भर करता है। पहली तो हो गई परिवहन की दूरी। हमारे न्यूरॉन सेल इतने लंबे क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें मैसेज प्रदान करना होता है। परिवहन की दूरी उनमें अधिक होती है, यानी कि हमारे पैर के अंगूठे में कुछ पिन चुभी होगी या फिर कुछ दर्द हुआ होगा तो डायरेक्ट हमारे ब्रेन तक मैसेज जाता है, क्योंकि हमारे जो न्यूरॉन सेल होते हैं वो लंबे होते हैं। सतह क्षेत्र, आयतन और अनुपात उनकी वजह से, यानी कि उनका क्षेत्र कैसा है, उनका आयतन कितना है, उसके आकार पर भी कोशिकाओं का आकार छोटा या बड़ा होता है। कौन सी कोशिकाएं कितना कार्य करती है उसके आधार पर भी इन्हें छोटा या बड़ा बनाया गया है। ऊर्जा की आवश्यकता, कौन सी कोशिकाओं को कितनी ऊर्जा लगती है इसलिए भी। और दूसरा पोषण का स्रोत, ये कोशिकाएं पोषण प्रदान करती है या नहीं, इस वजह से इनका आकार छोटा या बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कोशिका की आकृति, यानी कि कोशिकाओं का शेप कैसा होता है। कोशिकाएं कई प्रकार की आकृतियों में पाई जाती है। आकृति हमेशा कार्य फंक्शन के अनुसार बदलती है। इन कोशिकाओं की जो आकृति होती है हमेशा कार्य के आधार पर बदलती रहती है। ठीक है, नीचे सबसे महत्वपूर्ण और अट्रैक्टिव उदाहरण दिए गए हैं, यानी कि गोल या अंडाकार कोशिकाएं, स्पाइरल और ओवल सेल। ये क्या होती है? सबसे पहले
लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड कॉर्पस सेल। ये एकमात्र मानव शरीर की ऐसी कोशिकाएं होती है जिसमें कोई केंद्रक नहीं मिलता है। आरबीसी एकमात्र ऐसी कोशिका है जिसमें कोई केंद्रक नहीं होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा अत्यधिक होती है। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं, किसमें? और आरबीसी के अंदर से। द्विअवतल यानी कि बायकॉन्वेक्स, ये जो आरबीसी होती है सतह क्षेत्र बढ़ता है और ऑक्सीजन वहन क्षमता अत्यधिक होती है। ये जो आरबीसी होती है ये कुछ इस प्रकार से होती है, यहां से उभरी हुई होगी, नीचे से सतह इसकी बैठी हुई होगी और यहाँ पर पूरे इसमें हीमोग्लोबिन होता है। पूरे सेल में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है और यही हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अंडाणु गोल होता है, अधिक पोषण संग्रहित करने में सहायक होता है। जो ओवम होता है वो गोल होता है, सबसे बड़ी कोशिका भी होती है मानव शरीर की, और अधिक पोषण प्रदान करता है। अधिक पोषण क्यों प्रदान करता है? क्योंकि उसे एक नया जीव बनाना है, इसलिए वो अत्यधिक पोषण संग्रहित करता है। लंबी तंतु जैसी कोशिकाएं, लॉन्ग थ्रेड लाइक सेल, ये कैसी होती है? न्यूरॉन होती है। लंबी एक्सॉन संदेश को शरीर से शरीर में दूर तक ले जाती है, लंबी जो होती है, और उसमें जो एक्सॉन होती है ये वाला जो पार्ट होता है ये एक्सॉन होता है, ये वाला पार्ट डेंड्रोइड होता है। ये डेंड्रोइड एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और ये जो एक्सॉन होते हैं ये सूचनाओं को प्राप्त करके एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं में भेजते हैं, यानी कि जो न्यूरॉन होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं डेंड्रोइड के माध्यम से। ठीक है, जो लंबी एक्सॉन होती है वो संदेश को शरीर में दूर तक ले जाने में सहायता करती है। तो कोशिका की आकृति कैसी कैसी हो गई है? गोल या अंडाकार कोशिकाएं। पहली हो गई है हमारी लाल रक्त कोशिकाएं, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस सेल। ये क्या करती है? सतह क्षेत्र बढ़ता है इनका, ऑक्सीजन परिवहन क्षमता अत्यधिक होती है, किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। ओवम क्या होता है? गोल होता है, अत्यधिक पोषण संग्रहित करने में सहायक होता है। ये जो ओवम होता है ये अत्यधिक पोषण संग्रहित करता है। उसके बाद सबसे लंबी तंतु जैसी जो कोशिकाएं होती है वो क्या करती है? न्यूरॉन सेल होती है। लंबी जो एक्सॉन होती है वो शरीर में सूचनाओं को प्रदान करती है, लंबी दूरी को तय करती है। इसके बाद घनाकार कोशिकाएं होती है, क्यूबॉइडल सेल। क्यूबॉइडल सेल कैसे होती है? वृक्क नलिकाओं यानी कि किडनी जो ट्यूब्यूल होती है उसकी कोशिकाएं होती है, अवशोषण और स्त्रावण करने के लिए उपयुक्त होती है। जैसे कि ये हमारी किडनी होती है, ये रही हमारी किडनी, इसके अंदर इसकी एक कवरिंग होती है, यहां से हम मेड्यूला बना लेंगे। इसमें हो गए मेड्यूलरी पिरामिड, ये हो गए हमारे मेड्यूलरी पिरामिड। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? नेफ्रॉन पाए जाते हैं बहुत सारे। ये कैलिक्स हो गया, फिर ये हो गया हमारा यूरेटर, और इधर हो गया हमारा यूरिनरी ब्लैडर। ये दोनों से मिलकर बनता है। ठीक है, अब इसकी जो कोशिकाएं होगी वो कैसी होगी? क्यूबॉइडल होगी, स्तंभ यानी कि घनाकार कोशिकाएं होगी हमारी किडनी की। ठीक है, ये जुड़ गया हमारा ब्लैडर और ये हो गया हमारा यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से हमारी किडनी होती है। इसी किडनी में क्या होती है? ट्यूब्यूल होती है। जो हमारे नेफ्रॉन होते हैं, हमारी किडनी की जो इकाई होती है वो क्या करती है? वो ब्लड सोख लेती है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड जितना भी ब्लड होगा वो सब फिल्ट्रेशन करती है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालती है। तो उसमें कौन सी सेल पाई जाती है हमारी किडनी में? घनाकार कोशिकाएं पाई जाती है। किडनी ट्यूब्यूल की जो कोशिकाएं होती है, यानी कि हमारे जो नेफ्रॉन की जो कोशिकाएं होती है वो क्या होती है? एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई होती है, और क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई होती है। किस लिए? वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंकने के लिए, और जो वेस्ट होते हैं यानी कि अच्छे स्रोत होते हैं हमारे ब्लड में उनको कैप्चर करने के लिए। स्तंभाकार कोशिकाएं यानी कि कॉम्युलर सेल जो होती है वो क्या होती है? आंत इंटेस्टाइन की कोशिकाएं होती है। स्तंभाकार जो कोशिकाएं होती है वो भी एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई होती है। लंबी आकृति से अवशोषण क्षेत्र बढ़ता है। उनकी जो आकृति होती है वो लंबी होती है, छोटी आंत काफी लंबी होती है, वो क्या करती है? अवशोषण का काम करती है। फिर आ गई हमारी बहुभुज यानी कि पॉलीगोलन सेल। ये क्या करती है? त्वचा की कोशिकाएं होती है, ये
आपस में दृढ़ता से जुड़कर सुरक्षा प्रदान करती है, यानी कि जो बहुभुज कोशिकाएं होती है, बहुभुज आकार की जो कोशिकाएं होती है वो हमारी त्वचा में मिलती है, आपस में जुड़कर शरीर की सुरक्षा प्रदान करती है। स्पिंडल का यानी कि स्पिंडल शेप की जो कोशिकाएं होती है वो क्या होती है, स्मूथ मसल सेल होती है, संकुचन और विसर्जन में सहायता करती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्शन में सहायता करती है स्मूथ मसल, जैसे कि हमारे डायफ्राम की मसल्स होती है। हम जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब देखेंगे कि डायफ्राम क्या होता है, ये किडनी क्या होती है, ये हार्ट क्या होते हैं, ये टिश्यू क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम तब विस्तार से देखेंगे। लेकिन अभी हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, ये कोशिकाओं के आकार है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम आगे देखेंगे तो जानेंगे कि कौन कौन सी कोशिकाएं हमारी किस किस कार्य के लिए जिम्मेदार होती हैं। अब देखते हैं अनियमित आकृति, जैसे कि हमारी जिससे हमारा इम्यून सिस्टम बना है, हमारी डब्ल्यूबीसी जो होती है वो उसका शेप जो होता है अनियमित होता है। डब्ल्यूबीसी अनेक प्रकार की होती है, जैसे कि न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल, मायोसाइट, टी सेल, बी सेल, न्यूट्रल किलर और माइक्रोफेज, ये डब्ल्यूबीसी के शेप होते हैं। ये इस प्रकार से डब्ल्यूबीसी सेल होती है। व्हाइट ब्लड सेल बीमारी से लड़ने के लिए आकृति बदलते रहते हैं। ये जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, हमारी जो डब्ल्यूबीसी होती है, ये क्या करती है, बीमारी से लड़ने के लिए अपनी आकृतियां बदलती रहती है। अमीबा क्या करता है, स्यूडोपोडिया की आकृति बदलकर चलन और आहार का ग्रहण करता है, यानी कि अमीबा में झूठे पैर होते हैं लेकिन वो अपनी आकृति बदलता है स्यूडोपोडिया की वजह से, क्योंकि आकृति बदलकर चलना और आहार ग्रहण कर लेता है। पौधों की विशेष आकृति वाली कोशिकाएं कौन कौन सी होती है, पहली होती है गार्ड सेल, ये क्या होती है, अर्धचंद्राकार स्टोमेटा के खुलने से बंद होना और नियंत्रित करना, यानी कि अर्धचंद्राकार स्टोमेटा के खुलना बंद होना नियंत्रित करता है, गोर्ड सेल होती है ये। जाइलम ट्रेकाइड वेसल्स, यानी कि नलिकानु पानी के प्रवाह के लिए उपयुक्त होती है। ये जो जाइलम सेल होती है ये पानी का अवशोषण करती है और परिवहन करती है। जैसे ही हम जड़ में पानी डालते हैं तो वो अवशोषण करके पूरे पौधे में पानी पहुंचाती है, कौन सी, जाइलम कोशिकाएं। जैसे कि हमारे ब्लड में रक्त का परिवहन यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, ब्लड के माध्यम से हीमोग्लोबिन करता है आरबीसी के अंदर बैठकर, वैसे ही पौधों में पानी का जो परिवहन होता है वो कौन करता है, जाइलम। उसके बाद पेरेन्काइमा कोशिकाएं, ये क्या होती है, गोल और बहुभुज भंडारण और मेटाबॉलिज्म का कार्य करती है। तो ये हो गई पौधे की कोशिकाएं और मानव की कोशिकाएं। कोशिका के आकार का महत्व क्यों है वो देखते हैं। कोशिका का आकार व आकृति उसके विशेष कार्य को निर्धारित करता है। इसकी सतह क्षेत्र आयतन अनुपात नियंत्रित करता है कि कोशिकाओं में क्या क्या हो सकता है। देखते हैं क्या क्या हो सकता है। इसकी सतह क्षेत्र अनुपात नियंत्रित करता है कि कोशिकाओं में क्या क्या हो सकता है। जब हम सेल डिवीजन देखेंगे, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन देखेंगे, तब देखेंगे कि कोशिका के अंदर बेसिकली होता क्या क्या है और कोशिका का विभाजन कैसे होता है, किन किन फेजेस में उनका विभाजन होता है, वो भी हम देखेंगे। इसके बाद आकृति से पता चलता है कि कोशिका की किस कार्य में विशेषज्ञ है। ठीक है, इसकी आकृति से पता चलता है कि जो कोशिका होती है वो किस कार्य के लिए विशेष है या फिर किस कार्य के लिए स्पेशलिटी होती है उसकी, वो देखेंगे। जैसे कि आरबीसी गैसों का परिवहन करती है, डब्ल्यूबीसी क्या करती है, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करती है, यानी कि वो हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, वो बीमारियों से लड़ने के लिए सहायता करती है। कौन सी बीमारी होती है वो बैक्टीरिया को पहचानती है और अपनी शेप भी बदल लेती है कि कौन सा शेप बनाना है इस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए। इसके बाद विविध आकृतियों के कारण बहुकोशिकीय जीव अधिक जटिल होते हैं। ठीक है, इनकी आकृतियों के कारण जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो अत्यधिक जटिल होते हैं। फिर देखते हैं सारांश। कोशिकाओं का आकार 0.1 माइक्रोमीटर से 17 सेंटीमीटर तक हो सकता है, यानी कि माइकोप्लाज्म से लेकर शुतुरमुर्ग के अंडे तक बहुत बड़ी कोशिकाएं तक हो सकती है। उनकी आकृति उनके कार्य के हिसाब से होती है। कोशिकाओं की जो आकृति होती है उनके कार्य के हिसाब से होती है। फिर न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका, आरबीसी द्विअवतल यानी कि बाइकॉन्वेक्स
और WBC जो होती है अनियमित होती है, उसका कोई शेप नहीं होता है, वो बीमारी के हिसाब से अपना शेप बदलती रहती है। पौधों में गोल्ड सेल, टिश्यू सेल, जाइलम विशेष आकृतियों में मिलते हैं। किस लिए? ब्लड का, यानी कि इनमें पानी का परिवहन के लिए। आकृति व आकार कोशिकाओं का कार्य क्षमता को प्रभावित करती है। आकृति और आकार जो होती है वो कोशिकाओं की कार्य क्षमता को प्रभावित करती है। तो ये हो गया हमारा कोशिका की आकार की, हमने कोशिका की मॉर्फोलॉजी देखी है आज। उसमें देखा है कि कोशिकाओं का आकार क्यों जरूरी है, क्यों बनाया गया है इनका आकार, इतना आकार को विभाजित क्यों किया है, उनके आकार और उनके शेप को क्यों विभाजित किया, क्योंकि वो अलग अलग उनके कार्य के माध्यम से जानी जाती है। कल हम देखेंगे, इसी के आगे की चर्चा करेंगे कोशिका की संरचना के बारे में। इसमें हम कोशिका के विभिन्न अंग देखेंगे कि कौन कौन से इसमें अंग होते हैं। मॉर्फोलॉजी में हमने देखा है कोशिका की आकार की में इसका आकार और इसकी आकृति, ये दोनों देखे हैं। अब कल हम देखेंगे कि कोशिका की संरचना कैसी होती है, कौन कौन से उसमें अंग पाए जाते हैं, विभिन्न अंगों का कार्य क्या क्या होता है। तो क्लास को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय, गुड डे, धन्यवाद।